दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के सभी चैप्टर से संबंधित दोस्तों सवालों को लेकर हाजिर हूं और ये सीरीज जो मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं, आज हमारा 40वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो पूरे 1200 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए 30 सवाल पढ़ते हुए हम लोग 1200 सवाल की तरफ पहुंच चुके हैं। 1000 बेहतरीन सवाल अब तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आइए साथ में जुड़िए और आनंद उठाइए। ठीक है, ये जो क्लास दे रहा हूं दोस्तों, ये पीआरटी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक तो साहित्य स्पेशल की क्लास चल रही है, तो शुरुआती कुछ सवाल साहित्य विशेष के रूप में मैं लेकर हाजिर हूं और बिहार स्पेशल को शामिल करते हुए, जी हां, ऐसे लेखक जो बिहार की धरती पर जन्मे और उन्होंने तमाम रचनाएं की, उनसे संबंधित दोस्तों हम लोग सवाल जवाब यहां पर करेंगे। बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ करके। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे, हमारा एक स्पेशल बैच भी चल रहा है। बीपीएससी 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने बैच बनाया है, जिससे बीपीएससी के साथ साथ भारत का कोई भी एग्जाम जहां पर हिंदी विषय से सवाल पूछे जाएंगे, ए टू जेड सब दोस्तों आपका कवर हो जाएगा। इस एक बैच से हम करें एक है साध है सब सद है, एक निशाना लगाइए सब फतह हो जाना चाहिए, ऐसा गजब का बैच है। आप पढ़ के देखिए, डेमो क्लास आपको दे दिया गया है, खुद ब खुद आप जान जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रहा है चिता के फूल। हाँ बताइए जल्दी से, करा चिता के फूल दोस्तों ये किसकी रचना है? चिता के फूल ये किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जल्दीबाजी कोई नहीं है। चलिए मैं ही बता देता हूं, याद रखिएगा यह रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। ठीक है, चिता के फूल, आज इसे याद रखिए। कल मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछ दे कि ईंट की नींव की ईंट, ठीक है, एक और इनकी रचना दोस्तों क्या है? नींव की ईंट। ठीक है, नींव की ईंट ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, गुलाब और गेहूं और गुलाब, ठीक है, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। गेहूं और गुलाब, ठीक है, ये सब स्पेशल रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, यह भी इन्हीं की रचना है। इसी तरह से दोस्तों दीवार एवं जंजीरें, ठीक है, दीवार एवं जंजीरें, यह भी दोस्तों किसी की रचना? इन्हीं की रचना है। कैदी की पत्नी, ठीक है, कैदी की पत्नी, यह भी दोस्तों किसकी रचना है? यह भी दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ये 3-4 रचनाएं दोस्तों आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आज भले ही आपसे चिता के फूल के बारे में पूछा है, लेकिन कल को आपसे नए सवाल पूछ सकता है, इसलिए एकदम दिमाग खोलकर एक एक बातें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल दे रहा है काजर की कोठरी। जी हां दोस्तों, काजर की कोठरी यह दोस्तों किसकी रचना? मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम लोग साहित्य स्पेशल कवर कर रहे हैं। ठीक है, काजल की कोठरी दोस्तों किसकी रचना है? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? बिल्कुल नहीं। गोस्वामी तुलसीदास नहीं, आचार्य केशवदास नहीं, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं। यह रचना है देवकी नंदन खत्री जी का। किसकी रचना दोस्तों? देवकी नंदन खत्री। और दोस्तों जब आप खत्री साहब की बात करते हैं तो खत्री साहब की कितनी रचनाएं आपको पता है? सर सबसे पॉपुलर तो चंद्रकांता पढ़ते हैं। क्या? चंद्रकांता। इस पर तो दोस्तों एक बहुत पुराना दूरदर्शन पे सीरियल आता था क्रूर सिंह वाला, वो दोस्तों देवकी नंदन खत्री की रचना ही है, याद रखेगा। एक और अच्छा सा रचना आप याद रखेगा, गुप्त गोदना। क्या दोस्तों? गुप्त गोदना, याद रखेगा, गोदान नहीं, गोदान गबन, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। मैं नाम ले रहा हूं गुप्त गोदना की। ठीक है, इसी तरह से एक रचना है दोस्तों कटोरे भर। क्या है दोस्तों? कटोरे भर। और एक रचना इनका भूतनाथ। ठीक है, पूछे परीक्षा में कि भूतनाथ किसकी रचना है तो भी इन्हीं की रचना है, ये आप याद रखेंगे। तो 3-4 नई रचनाएं आप कम से कम याद रखिए। चंद्रकांता के राइटर जिनका नाम क्या है? देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए और आगे आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है चंपारण में सत्याग्रह। सोचिए और तब जवाब दीजिए। ठीक है, चंपारण में सत्याग्रह यह किसकी रचना? बिहार की धरती पर जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हां, देखिए राजकुमार शुक्ला नाम मत लीजिएगा दोस्तों, चंपारण तक गांधी जी को लाने वाले यही व्यक्ति थे। ठीक है, चंपारण तक गांधी को लाने वाले दोस्तों राजकुमार शुक्ला थे। और वहां पर राम मनोहर लोहिया तो बिल्कुल नहीं होगा। अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों दोस्तों महात्मा गांधी जी को सपोर्ट में वहां आए थे, लेकिन रचना जो है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों एक रचना तो दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, चंपारण में सत्याग्रह। एक दोस्तों रचना और देता है
डिवाइडेड इंडिया या इंडिया डिवाइडेड, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग किताबों का नाम है, डिवाइडेड इंडिया और इंडिया डिवाइडेड। तो इनका दोस्तों जो है, इनके में पहले इंडिया शब्द है, बाद में डिवाइडेड शब्द है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इनकी रचना का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड। तो एक तो दोस्तों ये रचना याद रखेंगे, एक तो चंपारण में सत्याग्रह याद रखेगा, दूसरा दोस्तों ये इंडिया डिवाइडेड याद रखेगा। तीसरी रचना दोस्तों याद रखेगा बापू के बाबू, ठीक है, बापू के बाबू। थोड़ा सा अटपटा है ना, हाँ, लेकिन दोस्तों ये जो रचना है यह भी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। नहीं, बापू के कदमों में बाबू, ठीक है, बापू के पूरा नाम है बापू के कदमों में बापू, ठीक है, कदमों में बाबू। एक बार बापू है, एक बार बाबू है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने लिखा बापू, बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी। उनके कदमों में बाबू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, तो आप याद रखेंगे। एक और दोस्तों इनकी रचना है खादी का अर्थशास्त्र। जी हां, खादी का अर्थशास्त्र। आपने बहुत बार दोस्तों पढ़ा होगा, लेकिन इन रचनाओं के बारे में आपको नहीं पता होगा। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चा केवल यही जानता है कि राजेंद्र प्रसाद जी की सबसे फेमस जो कृति है वो है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड। इसके अलावा आपको नहीं पता। मैं कहता हूं क्यों ना परीक्षा में पूछ लिया जाए। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके बिहार से संबंधित है, इसलिए सवाल आने के पूरे चांस है। करेक्ट कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन भी दोस्तों कहां से बिलोंग करते थे? यह भी बिहार की धरती से थे। पीछे चंद्रकांता देखा, ठीक है, देवकीनंदन खत्री जी का, वो भी बिहार की धरती से हैं। उसके पहले राम वृक्ष बेनीपुरी देखा, वह भी दोस्तों बिहार की धरती से हैं, ठीक है। तो ये सब तथ्य आप याद रखेंगे। करेक्ट कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं दोस्तों? बाबा बटेश्वर नाथ, ये तो है। रतिनाथ की चाची, ये भी है। हजार हजार बाहों वाली पारो। नील कुसुम दोस्तों इनकी रचना नहीं है, ठीक है। अगर नील कुसुम जो है इनकी रचना, नागार्जुन साहब की रचना नहीं, तो किसकी रचना है? यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? कितने बार आपको पढ़ाया गया? यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है। और यहां हजार हजार बाहों वाली और सतरंगे पंखों वाली ना, सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, पंखों वाली, ठीक है, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। तो ये 4-5 रचनाएं हैं, सब नागार्जुन जी की। पारो भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा चंडी शतक किसकी रचना है? चंडी शतक, यह भी दोस्तों बिहार की धरती पर जन्मे थे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। चंडी शतक, जी हां, चंडी शतक दोस्तों किसकी रचना? विद्यापति नहीं, मंडन मिश्रा नहीं, अश्वघोष नहीं, विष्णु शर्मा नहीं। यह रचना दोस्तों बाण भट्ट। क्या बात करें सर, बाण भट्ट ने लिखा है चंडी शतक। हमने तो सुना था इन्होंने कादंबरी की रचना किया है। क्या लिखा है? कादंबरी। इन्होंने हर्षचरित की रचना किया है। जी हां, वही कादंबरी, हर्षचरित, और उसी के साथ साथ आप चंडी शतक भी याद रखेगा। यह भी दोस्तों किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना का नाम है। तो इसको दोस्तों आप जरूर यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से पार्वती परिणय भी याद रखेंगे। क्या? पार्वती परिणय। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कंफ्यूजन में पार्वती मंगल मत कर दीजिएगा। क्या? अगर परीक्षा में पार्वती मंगल पूछ देना तो याद रखेगा यह तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। यहां पार्वती परिणय शब्द है। क्या है? पार्वती परिणय। तो कंफ्यूजन नहीं रखना आपको, ये ध्यान देंगे। कर निसंदेह में समास कौन सा? निसंदेह, ठीक है। निसंदेह का मतलब क्या होता है? बिना संदेह के, ठीक है। निसंदेह का मतलब क्या होता है? बिना संदेह के, ठीक है। तो बिना यानी यहां पर आप ध्यान देंगे तो निश धन संदेह मिलेगा, निश धन संदेह, यही तो मिलेगा। और निश दोस्तों यहां पर एक तरह से अव्यय है। क्या है? यह अव्यय है, या फिर आप इसे उपसर्ग मान लीजिए। और जहां प्रथम पद दोस्तों अव्यय या उपसर्ग होता है, जवाब क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो बहुत आराम से आपने इसका जवाब दे दिया। कॉपी कलम लेके बैठो, तब आनंद आएगा, पढ़ने का मजा बढ़ जाएगा जब आप सच में देखेंगे कि कितने सवाल का जवाब हमें पता है। मान लीजिए सवाल परीक्षा में आए कि हरफन मौला में समास कौन सा है, ठीक है। हरफन मौला, ठीक है। तो हर मतलब हो जाता है प्रत्येक, प्रत्येक,
और फन का मतलब क्या हो जाता है, क्षण, ठीक है, प्रत्येक क्षण, ठीक है। मौला, मौला मतलब होता है मदमस्त, ठीक है, मदमस्त एकदम अपने में मगन रहने वाला, ठीक है। तो हर क्षण मग्न रहने वाला दोस्तों क्या कहलाता है, यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय नहीं, द्विगु नहीं, अव्ययी नहीं, बहुब्रीहि नहीं, यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का यह भेद है दोस्तों, मतलब यह उदाहरण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने चूज किया है उनका उत्तर तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह भुर्जित, भुर्जित का दोस्तों संधि विच्छेद बताना आपको, ठीक है, भुर्जित का संधि विच्छेद बताना, ठीक है। तो देखिए जब भुर्जित का आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो यहां होता है दोस्तों भू धन उर्जित, क्या होता है, उर्जित। बहुत सारा बच्चा सोचेगा अर्जित कर लेते हैं, अर्जित तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, ये अर्जित शब्द गलत है, और उर्जित होगा। उर्जित में भी दोस्तों ऊ की मात्रा बड़ा ऊ लगा रहेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर भुर्जित जो शब्द लिखा है वहां तो ऐसे लिखा है, जब इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो यहां पे ऐसे आ जा रहा है। तो देखिए भू में पहले बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ठीक है, ये अच्छा एक चीज और, यहां बड़ा ऊ ही कीजिए, ठीक है, ये भुर्जित ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर दोस्तों बड़ा ऊ निर्माण कर देता है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। भुर्जित में जो मात्रा यहां जो होगा भ पे बड़ी ऊ की मात्रा होगी, याद, क्योंकि छोटा ऊ होता तो कभी दीर्घ स्वर संधि हो ही नहीं सकता। दीर्घ कहता है कि हर जगह दीर्घ, चाहे आ वो भी दीर्घ है, बड़ी ई वो भी दीर्घ है, बड़ा ऊ वो भी दीर्घ है, बड़ा री वो भी दीर्घ है। इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे, तो इसको ऐसे कर लीजिएगा मात्रा, बाकी यहां पर ये सही हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। अगला दे रहा है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में दोस्तों संधि कौन सी है, अब पहले तो आपको तोड़ना पड़ेगा, तो यहां निकलेगा दोस्तों सर्वधन ईक्षण, सर्वधन ईक्षण। यहां पे दोस्तों आप देखेंगे तो सर्व में से अ और ईक्षण में से ई को मिलाकर दोस्तों ए का मात्रा लग जा रहा है, और ए का मात्रा जहां आता आप जानते हैं दोस्तों, कभी भी ए आ जाए, कभी भी ओ आ जाए, कभी भी अर आ जाए, तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है दोस्तों, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो जवाब भी क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण स्वर संधि। मेरी निगाह में दोस्तों इसी तरह से पढ़ना चाहिए, जब कोई शब्द आए उसे तोड़िए, उसका अर्थ देखिए, उसमें संधि देखिए, सवाल क्या पूछा है उत्तर देना पर्याप्त नहीं है, हम उत्तर अपने अकॉर्डिंग देंगे, ये जरूरी है, ठीक है। तो किस तरह से ब्रीफ करना है ध्यान दीजिएगा। एक अलंकार से सवाल दे रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कर आगे नदियां परी अपार, आगे बहुत बड़ी नदी है, आगे नदियां परी अपार, घोड़ा, घोड़ा मतलब घोड़ा, घोड़ा कैसे उतरे पार, कैसे घोड़ा इस पार से उस पार जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप ने घोड़े बैठे हैं, चेतक पे सवार है, ठीक है। तो घोड़ा राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक, मतलब चेतक इतना तेज दौड़ता था कि जब तक राणा सोच रहे करी इतनी बड़ी नदी कैसे पार होगा, तब तक चेतक जो है नदी को डांग गया लेके, ठीक है, मतलब पूरी नदी लांग गया चेतक, ये कहने का तात्पर्य है। तो अलंकार क्या होगा दोस्तों, विशेषोक्ति नहीं, भ्रांतिमान नहीं, विभावना दृष्टांत नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि किस तरह से घोड़ा ने पूरा नदी ही लांग दिया। अरे भाई कितना तेज लांगा होगा, देखिए नाला लांग जाना अलग बात है, ठीक है। एक ओहदा नाला का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, जो दोस्तों बहुत ज्यादा सकरा दूरी तो अभी बढ़ गया, पहले कम था, ठीक है, तो उसे घोड़ा जो है लांग गया था, लेकिन नदी पार करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ये चैप्टर सबसे खतरनाक। हिंदी में एक चैप्टर है दोस्तों शब्दार्थ, आपको सिंपली शब्दों का अर्थ बताना, लेकिन शब्द अपने आप में इतना डिफिकल्ट होता है ना कि सारा जो है वहीं दिमाग जो है फेल हो जाता है। शब्द दे रहा दोस्तों प्रकोष्ठ, आपको बताना प्रकोष्ठ का अर्थ क्या होता है। बच्चा सोचेगा प्रकोष्ठ मतलब कोष्ठक यानी महत्वपूर्ण, नहीं, प्रकोष्ठ का मतलब विभाग नहीं, पद नहीं, प्रकोष्ठ का मतलब होता है कमरा। जी हां, ध्यान दीजिएगा, प्रकोष्ठ का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, कमरा होता है, सराय, कमरा, रहने का स्थान, उसे कहा जाता है प्रकोष्ठ। जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई भी दोस्तों मेहमान आ गया तो आप उसे एक प्रकोष्ठ देते हैं रहने के लिए, या एक कमरा देते हैं, भाई इस कमरे में आज आप जो है विराजिए, रहिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो प्रकोष्ठ का तात्पर्य इससे होता है। बाकी कंफ्यूजन भरा शब्द है, अपने आप में डिफिकल्ट भी, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा पैड़ी किसका पर्यायवाची दोस्तों, पैड़ी। अब दिमाग डिस्टर्ब, ये सब पैड़ी का होता है। अब जो गौवा वाले होंगे उनको पता है पैड़ी का होता है, का नहीं जानते पैड़ी, हाँ उखिया कर जाला पैड़ी साहब, ठीक है, हाँ आपको पता है, ऐसे लोगों को नहीं पता, जमीन को नहीं कहा जाता।
पैड़ा, पैड़ा माने रास्ता होता है, पैड़ी पूछा, पैड़ा पूछता दोस्तों तब आप रास्ता कह देते। रास्ता या मार्ग के लिए एक शब्द होता है पैड़ा ना, गौवा में कहा जाता है पैड़ा। हेयर पैड़ा बा, हेयर से चल जा, ठीक है। तो पैड़ा होता दोस्तों, इसका मतलब होता है रसस्त, पतलून नहीं, रसस्त। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ईख हो जाए या फिर दोस्तों रसदंड हो जाए, रसदंड हो जाए, रसस्थ हो जाए या फिर इच्छू हो जाए ना, इच्छू, ईक को क्या कहते हैं, इच्छू भी बोल देते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेगा। या फिर ईक को दोस्तों रसाल भी बोला जाता है, ईक को गौवा में ऊंख भी कहा जाता है, रसस्थ कहा जाता है, पैड़ी कहा जाता है। ये सब ऊंख के लिए दोस्तों पर्यायवाची शब्द यूज होता है, इसे ध्यान देंगे। चलिए एक सवाल विलोम से दे रहा हूं, करा उचित विलोम शब्द जो नहीं है उसे आप पहचानिए। कौन सा उचित नहीं है केवल वो पहचान जाइए तो मान जाएं। आइए नीचे से देखते हैं। करा कोप का अनुकंपा, कोप माने होता है क्रोध और अनुकंपा माने होता है अनुकंपा बनी रहे यानी उदारता। तो ये तो एकदम परफेक्ट है, आपको लग भर रहा होगा कि नहीं गलत है, सही है। लघु काय का अति काय, सर हमने तो पढ़ा था दीर्घ काय, अरे दीर्घ काय कहो अति काय कहो दोनों सही होता है। लघु काय का दीर्घ काय भी हो सकता है, विशाल काय भी हो सकता, नहीं हो सकता है, विशाल काय भी हो सकता है, अति काय भी, सब सही है, ठीक है। अभाव का अतिशय, अभाव मतलब जैसे आपके पास धन का अभाव है यानी कम धन है, पैसा कम है, अतिशय बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ये सही है। झोपड़ी का प्रासाद, प्रासाद माने होता महल, प्रासाद माने क्या होता है महल। बच्चे ने कहा सर अट्टालिका नहीं हो सकता था, अटारी, अट्टालिका मतलब अटारी, ये भी हो सकता था, ठीक है, सही। यहां सिरोरेखा का ऊर्ध्वरेखा नहीं होगा दोस्तों, सिरोरेखा का अधोरेखा होता है। क्या होता है, सिरोरेखा का विलोम क्या हो जाता है, अधोरेखा। सिरोरेखा मतलब ऊपर की तरफ, अधो मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पहले वाले में दोस्तों गड़बड़ दिया हुआ है, इसको आपको चेक करना था, ढूंढना था। आगे देखिए, करा अशुद्ध विकल्प का चयन करना है, ठीक है, जो गलत हो बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक चैप्टर है, उसी संबंधित सवाल दे रहा है। करा गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसायनी कहते हैं, ऐसा कहते हैं क्या, आप ही बताएं सर, हमें तो नहीं पता है। सही, ऐसा कहा जाता है, अंकसायनी गोद में सोने वाली स्त्री को कहा जाता है, एकदम सही है। पुलिस या सेना का जो नया सिपाही होता है उसे रंगरूट कहा जाता है। गुप्ता जी हमने कभी नहीं सुना, आज सुन लो, अभी अभी सुना करो, नहीं सुना अभी भी तो बताया, हाँ। तो आज के बाद याद रखना, जो नए सिपाही होते हैं उन्हें रंगरूट कहते हैं। अपने पति की अनुरागनी स्त्री को यानी प्रिय स्त्री को परकिया दोस्तों नहीं कहा जाता है, इसे स्वकिया कहा जाता है। अपने पति के है ना, स्वकिया। ऐसा कवि, मतलब ये सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा था अशुद्ध कौन सा है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे उसे आंसू कवि कहते हैं, जो तत्काल रचना करे। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है, यह भी दोस्तों सही है। तो जो गड़बड़ था केवल उसे दोस्तों आपको ढूंढना था यहाँ पे, ठीक है। अभी आपने ढूंढ लिया। करा जो ऊंची जाति में दोस्तों जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो ऊंची जाति में दोस्तों जन्म लिया हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द बताना है, अभिराम। अभिराम दोस्तों सुंदर को कहा जाता है। अभिराम का तात्पर्य क्या होता है, अभिराम का तात्पर्य सुंदर होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। अंत्यज दोस्तों, अंत्यज नहीं होगा, अंत्यज मतलब होता है निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है। अंत्यज किसे कहते हैं, निम्न जाति में जन्म लेने वाला, इसे कहते हैं अंत्यज। यहां हो जाता है कुलीन, कुलीन हो जाएगा। कुलीन भी शब्द होता है, एक शब्द और होता है अभिजात शब्द होता है, एक शब्द होता है अभिजात्य। क्या होता है दोस्तों, अभिजात या अभिजात, ये सब दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अद्य प्रसूता नहीं, अद्य प्रतिसूता मतलब अभी अभी पैदा हुआ, इसके लिए होता है। तो यहां कुलीन दोस्तों हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कर अंडे का शहजादा किसे कहते हो, ये मुहावरा है, अंडे का शहजादा। सोच समझ के बताइएगा, पता नहीं क्यों ऐसे सवाल में बच्चा उलझ जाता है, उसे लगता है बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को कहा जाता है या कमजोर को, चालाक को नहीं। बच्चा कहेगा सर घाट घाट का पानी पीना, अरे अंडा फूट जाए, ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति होता है, ठीक है। अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास कोई अनुभव ना हो उसे कहा जाता है अंडे का शहजादा। क्या कहा जाता है, अंडे का शहजादा, ये अनुभवहीन व्यक्ति को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। कर आगा पीछा करना, आगा पीछा करना, इसका अर्थ दोस्तों क्या है, आगा पीछा करना, क्या इसका अर्थ चापलूसी करना है, बिल्कुल नहीं। क्या उलट फेर करना, नहीं। आगा पीछा करने इसका सीधा सा मतलब हिचकिचाहट, दुविधा में पड़ना नहीं, हिचकिचाहट, ये एकदम परफेक्ट जवाब है ये मुहावरे का। ऐसे सवाल में बच्चा, ये बहुत आसान है और एकदम आसान में आप पक्का फंसेंगे, ये आप जान लीजिए। जो बहुत आसान होता है ना वही विकेट गिरता है आपका, ठीक है। तो जरा सोच समझ के कीजिए। करा चोर की दाढ़ी में तिनका,
चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या है? करा चोर आडंबर करता है, आडंबर मतलब दिखावा करता है, ठीक हो, दिखावा करे चाहे जो करे, इससे क्या ही लेना देना, ठीक है। करा कि चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। चोर सदा शंका में घिरा रहता है, ठीक है, उसको हमेशा लगता है कि कोई हमको पहचान न ले, वो हमेशा शंका में घिरा रहता है और उसी वजह से दोस्तों चोर पकड़ा जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। चोर हमेशा शंकाग्रस्त रहता है, हमेशा शंका से घिरा रहता है, हमेशा भयभीत रहता है और उसी कारण दोस्तों वो पकड़ा जाता है। आपको विश्वास दिलाऊं, हमने बहुत सारे बैच बनाए हैं, आप केवल एक मौका दीजिए हमें और एक बार आके ज्वाइन कीजिए दोस्तों स्टडी 91 पर बैचेस को, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कितनी क्वालिटी है। आपके लिए स्पेशल बैच मैंने बनाया ना, मैं कह रहा हूं एक बार हिंदी पढ़ो, दोबारा फ्यूचर में कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतना बढ़िया तरीके से दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया, एकदम मास्टर बन जाएंगे, सीधा मास्टर, ठीक है। सिलेक्शन लेके भी और उसके बावजूद भी दोनों तरीके से दोस्तों मास्टर हो जाएंगे। दोबारा फिर हिंदी तो नहीं पढ़ना है, फिर दूसरे विषय को में आप चाहे जितना मेहनत कीजिए, हिंदी में दोबारा आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस कदर दोस्तों इस बैच में पढ़ाया गया है। आगे देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो स्त्रीलिंग है उसकी पहचान करना है, मैंने आपको समझाया दोस्तों। तरीका हमारा क्या होगा, एक तरफ नोट करना पुल्लिंग शब्द, दूसरे तरफ नोट करना स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द के साथ कोई भी दोस्तों यहां पर अच्छा अच्छी लगाएंगे, जैसे अच्छा घी या अच्छी घी, बताइए। यहां पे दोस्तों अच्छा शब्द लगाइए, यहां पे दोस्तों अच्छी शब्द लगाइए, ठीक है। जब अच्छा लगाएंगे तो घी अच्छा होता है, अच्छी नहीं होती है। दही भी अच्छा होता है, अच्छी नहीं होती है। पानी भी अच्छा होता है, अच्छी नहीं होती है। मोती भी अच्छा होता है, अच्छी नहीं होती है। लेकिन रोटी क्या होती है दोस्तों? रोटी अच्छी होती है। क्या होती है? रोटी अच्छी होती है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर ई जो है एकदम परफेक्ट जवाब हो जाएगा। आप बोल के देखो ना अपने मुंह से, ऐसा मैं इतने स्पीड में कर रहा हूं, आप भी अपने मुंह से बोल के देखो, आपको भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। आगे आइए, करा यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आता। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आता। यहां पर आपको काल पहचानना है, मैंने आपको समझाया है। जहां निर्भरता पाई जाए, देखिए यहां पे दो वाक्य हैं। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता एक वाक्य है तो वह अवश्य आता है, दूसरा वाक्य है। निर्भरता है कि नहीं, आप ध्यान खाली ये दीजिए कि किसी वाक्य में अगर दोस्तों निर्भरता आए, क्या है दोस्तों कंडीशन, क्या है दोस्तों? निर्भरता आए। पहले बात है दोस्तों कि वहां पर दोस्तों वाक्य में क्या हो दोस्तों, एक से अधिक पद होने चाहिए, तो यहां पर वाक्य में पद है, तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा जवाब? हमेशा हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसको पहचान करते हैं, ध्यान रखेंगे। करेक्ट, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन का नहीं है? जो दोस्तों सदैव बहुवचन में नहीं है वो बताना दोस्तों। तो यहां पर देखिए कुछ शब्द हैं जो सदैव एक वचन के अंतर्गत आते हैं, एक वचन के अंतर्गत आते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। आपको यही दोस्तों पहचानना है। जैसे दाम, मैंने आपको 1000 बार समझाया दोस्तों, करा कौन सा शब्द सदैव बहुवचन का नहीं है? दाम दोस्तों हमेशा याद रखेगा सदैव बहुवचन में आता है। आशीर्वाद भी दोस्तों बहुवचन के अंतर्गत आता है। दर्शक भी दोस्तों बहुवचन में आते हैं। आंसू भी दोस्तों बहुवचन में आते हैं। भीड़ दोस्तों एक ऐसा शब्द है जो सदैव एक वचन में आता है। जी हाँ दोस्तों, भीड़। भीड़ के साथ साथ दोस्तों आप याद रखेगा सेना, सेना के साथ दोस्तों आप याद रखेगा जनता। मैंने आपको समझाया था जनता, सेना, भीड़, ये सब दोस्तों क्या होता है? ये सदैव एक वचन में आते हैं। बाकी इधर के जो मैंने दिखाया आपको ये सब, ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए दोस्तों छांट के अलग करना था, तो ऑप्शन नंबर ई आप यहां पे चुनाव कर लीजिए। मेरी क्लास में ना कॉपी कलम लेके बैठिए, आपका लेवल मैं ऐसे ही बढ़ा दूंगा, मस्त बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कब? जब आप मेरी बात को मानेंगे तब। बात मानिए, मैं आपका रिजल्ट नहीं पूछ रहा हूं, ना ही आपको किसी से बताने की जरूरत है। चोरी चुप्पे क्लास देखिए, बस धीरे से नोट करके रख लीजिए कि कितनी पोजीशन हमारी बन रही है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। हाँ, उससे दोस्तों बहुत एक देखिए, जब आप मैं ऐसा क्यों करता हूँ, एक साइकोलॉजिकल रीजन है यार। जब आप गलत करते हैं ना तो आपका दिमाग ना और तेज प्रोसेस करता है कि यार मिस्टेक ज्यादा हो रहा है, हमको ज्यादा नंबर चाहिए क्योंकि सिलेक्शन लेना है। बार बार दिमाग हिट करता है, और जब वो पिंच करता है ना तब दोस्तों आपका दिमाग में जो कैलकुलेशन होता है फास्ट होता है, तेज होता है। और जितना तेज कैलकुलेशन होगा उतना ज्यादा तेजी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप ज्यादा तेजी से याद कर पाएंगे, आपका याददाश्त बढ़िया रहेगा, दिमाग उन चीजों को स्टोर करके रखेगा। अरे यहाँ मिस्टेक हुआ तो अगली बार ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक हुआ तो अगली बार ध्यान रखना। इस तरह से पढ़ना पड़ता है। तभी मैं आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भैया मेरी बतिये सुन लो, आपके फायदे के लिए समझा रहा हूं, लेकिन आप हैं कि मानना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं। एकदम एक्सीडेंटल सवाल है,
मैं वादा कर रहा हूं हर किसी का ये जवाब गलत होगा। वादा, वादा, गुप्ता जी ने वादा कर दिया मतलब बवाल है सर, बवाल। एक्सीडेंटल सवाल है भैया, पहले बता दे रहा हूं। देखिए इस ऐसे सवाल में ना हर बच्चा गड़बड़ करेगा, हर बच्चा। बच्चे का दोष नहीं है, शिक्षक का दोष है, पढ़ाने वाले अध्यापक का मिस्टेक है, उसने क्यों नहीं पढ़ाया। समझिएगा, क्यों नहीं पढ़ाया। मामला एकदम सीधा सा है। यहां से देखेगा और बच्चा सोचेगा कि हम अध्यापक से सीख रहे हैं, करण कारक कर लेते हैं, यही ना। कितना दिमाग लगाए बेचारा, छोटा सा बच्चा कितना दिमाग लगाएगा, और ये उत्तर है नहीं। अब बच्चा क्या करेगा, अब सुन ध्यान से दोस्तों, आप याद रखना, कभी भी कहीं भी अलगाव का भाव आ जाए, पॉइंट 1, कहीं भी लजाने का भाव आ जाए, कहीं भी शर्माने का भाव आ जाए, कहीं भी दूरी का भाव आ जाए, कहीं भी डर का भाव आ जाए, कहीं भी सीखने का भाव आ जाए, कहीं भी तुलना की बात हो जाए, कंपैरिजन, इन सारे केस में दोस्तों एक ही जवाब होता है और होता है अपादान कारक। इसको नोट कर लो। इतने में से कोई भी भाव पैदा होगा, जैसे मैं कहूं कैटरीना कैफ ऐश्वर्या राय से सुंदर है, तुलना हो गया। मैं कहूं कि बच्चे नितिन सर से सीखते, हिंदी सीखते हैं, सीखना हो गया। मैं कहूं कि मोहन अपने पिताजी से डरता है, डरना हो गया। मैं कहूं कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यहाँ दूरी हो गया। मैं कहूं कि सीमा बहुत शर्माती है, यहाँ शर्माने का भाव हो गया। मैं कहूं कि नंदिता बहुत लजाती है, यहाँ लजाने का भाव आ गया। मैं कहूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव का भाव आ गया। समझ रहे हैं। कोई भी ऐसा सवाल बने, भाव पकड़िएगा, जवाब क्या होगा, अपादान कारक। बस इतना अपने दिमाग में डालेंगे, ऑटोमेटिक दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, करा ना उपसर्ग से बने शब्द नहीं है। जो ना उपसर्ग से दोस्तों नहीं बना हुआ उसे ढूंढना है। क्या गजब का सवाल। एक तो ना वाला ढूंढना, ऊपर से नहीं का ढूंढना है। सर पूरा बवाल हम ही लोगों को दे दिए। अरे हम जानते हैं कि कठिन सवाल हल करने का सामर्थ्य किस में है, आप में है। इसीलिए तो ऐसे सवाल मैं आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा है, ना मुराद। यहां पे मूल शब्द क्या दोस्तों, आप इसे तोड़ के अलग करेंगे ना तो यहां मिलेगा ना धन मुराद। क्या मिलेगा, ना धन मुराद। तो मिल तो गया ना, तो यहां पे तो उपसर्ग है। उसी तरह से दोस्तों ना धन लायक, ठीक है, लायक में ना जुड़ा तो नालायक बन गया। ना धन काम तो क्या बना दोस्तों, नाकाम हो गया। ना धन हाजिर दोस्तों एक गलत शब्द है। ना हाजिर नहीं होता है, गैर हाजिर शब्द होता है। क्या होता है, गैर हाजिर होता है। तो यहां गैर दोस्तों उपसर्ग होता। और नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ना इसमें उपसर्ग है। और मुमकिन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, या मूल शब्द हो जाएगा, मुमकिन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बाकी जगह पे तो है, जहां पे उपसर्ग नहीं था वो ढूंढना था, तो आपने कर लिया। गलत ही लिखा तो ढूंढना क्या, डी वाला उत्तर दोस्तों यहां पे गलत हो जाएगा। कर अब बड़ी ई प्रत्यय से दोस्तों कौन सा शब्द नहीं बना हुआ, जो नहीं बना हुआ बताइए। तो हंसी में दोस्तों, हंसी, हंस, हंसी जो है दोस्तों ये हंस से बना हुआ शब्द। हंस में दोस्तों बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ, प्रत्यय में शांति में लगता है। नदी दोस्तों ये मूल शब्द है भैया, नदी मूल शब्द है। का नदी का नदा कर दें तो यही गड़बड़ हो जाएगा। बोली में दोस्तों बोल मूल शब्द था, और बड़ी दोस्तों ये यहाँ पे प्रत्यय था। रेत में दोस्तों रेत मूल शब्द रहा होगा, बड़ी प्रत्यय लग के रेती बन गया। फांस दोस्तों मूल शब्द रहता है, बड़ी ई दोस्तों यहाँ प्रत्यय बन गया। ठीक है, लग गया। ठीक है, तो इस तरह से नदी जो शब्द है इसमें बड़ी ई प्रत्यय नहीं है, बाकी हर जगह दोस्तों है। ठीक है, और आइए यहां पर दोस्तों इस वाक्य को क्रम से आपको सेट करना है। तो पढ़िए पहले वाक्य क्या लिखा कर, नदी के पास गांव खाली करवा दिए गए, भारी बारिश के कारण नदी में जलस्तर बढ़ गया, मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की, प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किया, बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गई। अब आपको बताना है क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि चेतावनी जारी करना। सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले चेतावनी आई होगी कि भाई अब होने वाला है। तो सबसे नंबर 1 पर दोस्तों आप ये वाला कर लीजिए। तो 3 नंबर को मैंने क्या कर दिया, नंबर 1 पर डाल दिया, 3 को। ठीक है, जैसे 3 को डाला, ये सब ऑप्शन दोस्तों यहां गलत हो गए, क्योंकि इनकी शुरुआत 2 नंबर से हो रही है। इन दोनों की शुरुआत दोस्तों हो रही है 2 से। ठीक है, मतलब 3 से हो रही है, तो पहले हुआ। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सी घटना घटी, अब पहले चेतावनी जारी हुआ, फिर दोस्तों भारी बारिश हुआ। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहां भारी बारिश हो गया, ठीक है, भारी बारिश हो गया, तेज बारिश हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ होगा, अब इसके बाद जब बारिश तेज होगा तो गांव खाली करवाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ध्यान दीजिए, यहां गांव खाली करने की बात हो रही है। क्या, गांव खाली करने की बात हो गई। जब गांव खाली होगा तब दोस्तों गांव के लोगों को कहीं राहत शिविर में रोका जाएगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां राहत शिविर की बात आएगी, ठीक है, राहत शिविर, इसमें रोका जाएगा। दिन दोस्तों क्या होगा, अब बाढ़ के कारण दोस्तों फसलें भी नष्ट हो जाएंगी, तो यहां पर दोस्तों यहां फसल नष्ट होने की बात होगी। इस तरह से 3 2 1 4 5 यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसे करके आपको सिस्टम से समझना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल पूरा हल होगा। चलिए और आगे आइए, आपके सामने एक सीधा साधा गद्यांश दिया हूं, आप क्वेश्चन भी दिया हूं, आप जवाब ढूंढिए। लिख रहा दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस पर मुख्य रूप से निर्भर माना गया है, कर उद्योग पर, शिक्षा पर, कृषि पर, व्यापार पर या चिकित्सा पर। वैसे आप सभी जानते हैं कि इसका जवाब सी होने वाला है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन हम यहां पढ़ते हैं, करा भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमको हमारा जवाब मिल गया, जहां लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, रीढ़, ठीक है। यहाँ की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो चलिए यहां तक हमने पढ़ा, हमें हमारा फिलहाल जवाब मिल गया। अगला सवाल देखिए, करा कि खरीफ फसलों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। खरीफ में दोस्तों कौन सा शामिल नहीं होता है, ये आपको बताना है। धान, मक्का, सरसों, गन्ना या कपास, ठीक है। यहां लिख रहा है, यहां से देश में खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। खरीफ फसलों में धान, मक्का, गन्ना शामिल है, धान, मक्का, गन्ना शामिल है। सरसों, कपास दोस्तों नहीं दिया है। सरसों याद रखेगा फिलहाल, सरसों जो दोस्तों ये रबी की फसल होती है। सरसों हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक है, ये सब दोस्तों रबी की फसल होती है, याद रखेंगे। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा। बाकी कपास भी दोस्तों इसमें आ जाता है, ठीक है। तो आपको आपका जवाब मिल ही जाएगा। करा खरीफ फसलों में धान, मक्का, गन्ना शामिल है, जबकि रबी फसलों में गेहूं, सरसों और जौ आते हैं। भारतीय, आपको आपका जवाब मिल ही गया यहां तक, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय किसानों की मुख्य समस्या क्या है। देखिए पढ़िए, करा भारतीय किसान अपनी मेहनत और लगन से देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देते हैं, हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जल संकट, जैसे कम उत्पादकता, जैसे आधुनिक तकनीकों की कमी। ये सब दोस्तों उनको संकट, उनके सामने समस्या है। करा अधिक उत्पादन है समस्या, थोड़े जल संकट समस्या है। शिक्षा का कोई लेना देना नहीं, स्वास्थ्य परिवहन से भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है, सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। ऑप्शन दे रहा है आयुष्मान भारत योजना, ये तो दोस्तों किससे, स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना घर से संबंधित है। डिजिटल इंडिया ये दोस्तों अलग है, सबको डिजिटली बनाने के लिए। स्टार्टअप भी अलग है। यहां फसल बीमा योजना हो जाएगा, पढ़ने से लग रहा है। यहां भी देखिए, करा सरकार ने किसानों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं और सब्सिडी प्रदान की है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को कुछ एक मुश्त रुपए दिए जाते हैं, एक मुश्त में छोटी छोटी किस्तों में बटे होते हैं। फसल बीमा योजना, ये सब प्रमुख हैं। इन प्रयासों के बावजूद कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल देखिए, कह रहा है कि किसानों के योगदान से भारत कैसा बनने की ओर अग्रसर है, ये बताइए। कह रहा शिक्षा में अग्रणी, भाई किसान शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ठीक है। आप जानिए किसानों की वजह से भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, इस तरफ दोस्तों अग्रणी है। और ये बात दोस्तों यही कहीं पे दिया था, मैंने अभी ध्यान दिया, आत्मनिर्भर, ठीक है। यहां देखिए, लगन से देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देते हैं, यहां शब्द मिल रहा है ना, आत्मनिर्भर, कुछ अपने से नहीं, सब कुछ गद्यांश के अनुरूप ही दोस्तों आपको ढूंढना होता है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। इस तरह से दोस्तों आज की इस क्लास में पूरे 1200 सवाल दोस्तों आपके कवर होते हैं। और रही बात जीएस की कि सर हिंदी तो यहां से हमारा कवर हो जाएगा, सर जीएस का क्या करें, तो जीएस के लिए दोस्तों हमने आपका सारा समस्या सॉल्व कर दिया है। देखिए 45 लेक्चर में आपको पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ाया। अगर 45 लेक्चर देखने का सामर्थ्य है, वो भी फ्री में, पैसा नहीं दोस्तों, ये सारी की सारी क्लास क्या है, फ्री है। अगर सामर्थ्य है 45 लेक्चर देखने का, तो प्राचीन इतिहास आप सीख गए, कोई आपको रोक नहीं सकता। उसी तरह से 46 से लेकर 91 लेक्चर तक दोस्तों मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा दिया। 92 से लेकर 150 नंबर तक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया। 150 लेक्चर तक अगर आपने देखा, आधे आधे घंटे की क्लास है, यानी 75 घंटे। 150 लेक्चर का आधा कितना, 75।
अगर आप 75-80 घंटा समय दे सकते हैं तो जानिए इस 80 घंटे की क्लास में, मोटी मोटा याद रखिए ये 80 घंटे की क्लास है दोस्तों, ये 80 घंटे की क्लास में ये आपका विषय जो है तैयार हो जाएगा। उसी तरह से 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक कुल 80 लेक्चर में मैंने आपको संविधान पढ़ाया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 घंटे अगर आप मुझे समय दे दीजिए, 40 घंटे दोस्तों आपका संविधान विषय कवर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का भूगोल, पूरे दुनिया का दोस्तों आप भूगोल पढ़ने चल रहे हैं तो थोड़ा से लंबा मैंने यहां पढ़ाया है। ये पढ़ाया मैंने कुल 100 लेक्चर में, आपके पास 50 घंटे चाहिए। कितना? 50, आधे घंटे के लेक्चर है, 100 लेक्चर यानी 50 घंटा, मोटी मोटा 50 घंटा मुझे आपने दिया तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी क्लास दोस्तों अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। हम लोगों ने 331 नंबर से पढ़ना शुरू किया था, मैं 414 तक दोस्तों पढ़ा चुका हूं। ज्योग्राफी में अब तक दोस्तों 84 लेक्चर दिया जा चुका है। ठीक है, 84 का आधा कितना हो जाएगा जी? 42। ठीक है, तो 42 घंटा अभी दोस्तों आपको पढ़ाया जा चुका, अभी और थोड़ा बाकी है, वो क्लास चल रही डेली। ठीक है, आप आज भी देख सकते हैं, आज 414 नंबर की क्लास चली है, तो आप मौका दीजिए, एक बार हमारे साथ पढ़िए। बाकी पेड कोर्सेज हमारे है ही हैं। ये एप्लीकेशन दोस्तों हमारा नया है, स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे डाउनलोड कर दीजिए। पूरी क्लासेस दोस्तों, वीडियो क्लासेस इसी पे चल रही हैं, तो आप एक बार डेमो देखिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि सर के साथ कैसे जुड़ना है। ठीक है, तो सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।